बेटा इस वाले लेक्चर में आप लोगों को चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के सारे आईएमपी क्वेश्चंस मिलने वाले हैं। पार्ट 1 में हम लोगों ने चैप्टर नंबर 1 to 7 कर लिया था। अब इसमें 1 से लेकर के 13 तक के सारे आईएमपी क्वेश्चंस कर लेंगे। हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों ही मीडियम के बच्चों के लिए ये लेक्चर होने वाला है। हेलो राजस्थान बोर्ड के प्यारे बच्चों, कैसे हो आप? मैं परिधि अग्रवाल एक बार फिर से स्वागत करती हूं सभी बच्चों का हमारे अरिविहान के YouTube प्लेटफॉर्म पर। उम्मीद करती हूं आप बहुत ही बढ़िया होंगे और आपकी मैथमेटिक्स के एग्जाम की तैयारी बढ़िया शानदार चल रही होगी। 25 तारीख को हमारा गणित का पेपर है। मैं आपको पहले ही बता दूं कि भैया हिंदी और इंग्लिश मीडियम दोनों विद्यार्थियों के लिए ये क्लासेस हमारी चल रही हैं। जो स्ट्रेटेजी का वीडियो मैंने आप लोगों से उस दिन डिस्कस किया था उसमें क्लियरली बोला था कि सारी क्लासेस अंग्रेजी माध्यम और हिंदी माध्यम दोनों ही माध्यम के विद्यार्थियों के लिए होने वाली हैं, क्योंकि हम जो भी आपको कंटेंट पढ़ा रहे हैं वो दोनों भाषाओं में है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में। ठीक है, तो दोस्तों आज इस कड़ी में हम लोग आ गए हैं हमारी आईएमपी क्वेश्चंस की सेकंड क्लास पर पार्ट 2 में, जिसमें हम बचे हुए चैप्टर्स कौन कौन से चैप्टर नंबर 8 से लेकर के 13 तक के आईएमपी क्वेश्चंस बोले तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं। उम्मीद करती हूं कि सभी बच्चों ने जो मैंने 1 से लेकर के 7 चैप्टर तक के आईएमपी क्वेश्चंस आप लोगों को दिए थे वो आप लोगों ने बढ़िया तरीके से सॉल्व किए हैं, लगा लिए हैं और अपनी तैयारी में, अपनी प्रैक्टिस में उन क्वेश्चंस को भी शामिल कर लिया है। देखो गणित हमारा मैथमेटिक्स एक ऐसा सब्जेक्ट होता है जिसमें हम बिल्कुल ये नहीं कह सकते कि भैया एग्जैक्टली क्वेश्चन एग्जाम में आ जाएगा, लेकिन हम लोग क्या देख सकते हैं? हम लोग फॉर्मूला देख सकते हैं, हम लोग पैटर्न देख सकते हैं, हम लोग किसी क्वेश्चन को करने की मेथड देख सकते हैं। डिजिट हो सकता है चेंज आ जाए एग्जाम में, आंसर अलग आए, लेकिन उस क्वेश्चन को करने का मेथड तो वही रहने वाला है। तो शुरुआत करते हैं प्यारी प्यारी स्माइलीज के साथ में आज के हमारे चैप्टर नंबर 8 का। इसका नाम क्या है भैया? एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग। अगर मैं इस वाले चैप्टर की बात करूं बेटा, समाकलनों के अनुप्रयोग की बात करूं, एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की बात करूं, तो इसमें कहां कहां से क्वेश्चंस आते हैं? इसमें आपके परवलय, पैराबोला से क्वेश्चन आता है, इसमें आपका सर्कल, वृत्त से क्वेश्चन आता है, यहां पर आपका एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त से क्वेश्चन आता है ना। इस तरीके से हमारे पास में अलग अलग फॉर्मेट में मेजर अगर मोटा मोटा हम कहें तो ये 3 टॉपिक से एग्जाम में क्वेश्चन बनता है और एरिया हमको निकालने की बात जाती है, क्षेत्रफल निकालने की बात की जाती है। ठीक है, एकदम सही बात है मैम। चलिए कुछ क्वेश्चंस मैं आपके लिए लेकर के आई हूं। इसमें दिया है कि फाइंड द एरिया बाउंडेड बाय द एलिप्स, दीर्घवृत्त से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो ये वाला क्वेश्चन बहुत ही बढ़िया है। अब हो सकता है कि एग्जाम के अंदर इस क्वेश्चन में x का वर्ग अपॉन में 9 प्लस में y का वर्ग अपॉन में 4 बराबर में 1 आपके पास में लिखा आपको मिल जाए। तो पहले आपको इसको स्टैंडर्ड इक्वेशन जो हमारे पास में एलिप्स की होती है, दीर्घवृत्त की होती है, उसमें बनाना पड़ेगा। कैसे? x का वर्ग अपॉन में 3 का वर्ग प्लस में y का वर्ग अपॉन में क्या हो जाएगा बेटा? 2 का वर्ग इज इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू यहां से कितनी निकल के आएगी? 3, और b की वैल्यू कितनी निकल के आएगी बेटा? 2। तो इस वाले क्वेश्चन को जरूर लगाना है और आपको पता होगा कि इस वाले चैप्टर में जो बहुत ही बढ़िया शानदार का सा जो फॉर्मूला है जो कि बहुत ज्यादा यूज होने वाला है वो है समाकलन का, इंटीग्रेशन का। कौन सा फॉर्मूला? अंडर रूट के अंदर a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx। सबसे ज्यादा ये फॉर्मूला आपका यूज होगा जब आप एलिप्स या सर्कल के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे एरिया निकालने के लिए। तो ये वाला सूत्र बहुत ज्यादा याद होना चाहिए। तो एक क्वेश्चन ये हो गया। आगे अगर हम बढ़े बेटा तो ये हमारे पास में सर्कल की बात कर रहा है। बोला है कि इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द सर्कल दिस एंड द लाइंस 0x इज इक्वल्स टू 2। एक बात ध्यान रखना है कि आपको एग्जाम के अंदर डायग्राम बना करके बहुत ही बढ़िया तरीके से आना है, ताकि आपका डायग्राम ही बहुत कुछ कह दे और परीक्षक जब आपकी कॉपी चेक करे तो डायग्राम देख के उसको एकदम मजा आ जाए। ठीक है, तो डायग्राम बहुत ही अच्छा बनाना है। सर्कल का हमारे पास में ये क्वेश्चन है, इसको जरूर लगाइएगा। अब एग्जाम के अंदर बिल्कुल हो सकता है कि 4 की जगह पे आपके पास में क्या आ जाए? डिजिट 25 आ जाए, लेकिन जिस तरीके से मेथड से जिस क्वेश्चन को आप इसको क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे वैसे ही आपको वो करना है, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ठीक है,
रटना बिल्कुल भी नहीं है। जब बच्चे रटने चले जाते हैं गणित जैसे सब्जेक्ट को, तभी खेल हो जाता है। ठीक है, अगर हम इसकी बात करें तो यहाँ पर हमारे पास में अगेन सर्कल की बात हो रही है। एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल 32 हमको दे रखा है। इस बार हमको y बराबर एक्स भी एक हमारे पास में स्ट्रेट लाइन दे रखी है, सरल रेखा दे रखी है, जो इस सर्कल के बीच में से यहां से गुजर के जा रही है। तो आपको क्या करना है, इतने एरिया का क्या करना है आपको, यहाँ पर इतने रीजन का आपको करना है क्षेत्रफल यानी कि एरिया फाइंड करना है। ठीक है, प्रथम चतुर्थांश यानी कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की बात हो रही है। एक बात मैं आपको और बता दूं बेटा कि जब आपके पास में सर्कल की बात होगी, जब आपके पास में एलिप्स की बात होगी, तो सर्कल का आपको पता है कि एरिया ऑफ द सर्कल क्या होता है, पाई आर स्क्वायर। आपको आंसर पहले से पता होगा। एरिया ऑफ द एलिप्स क्या होता है, पाई ए बी। आपको आंसर पहले से पता होगा। लेकिन जब वो बात कर दे क्या कि सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट, सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट की वो बात कर दे, तो चौथाई भाग यानी कि पाई आर स्क्वायर अगर हमारे पास में पूरे वृत्त का, पूरे सर्कल का अगर एरिया है, तो उसके फर्स्ट क्वाड्रेंट का सिर्फ और सिर्फ एक ही चतुर्थांश का एरिया क्या निकलेगा बेटा, तो उस केस में हो जाता है पाई आर स्क्वायर बाय 4 यानी कि उसका चौथा भाग। इस तरीके से पाई ए बी बाय 4 यानी कि उसका चौथा भाग। तो इस तरीके से आपको क्या होगा कि एग्जाम में इन जे वाले अगर क्वेश्चन इस तरीके से डायरेक्टली आएंगे, जैसे कि अभी हमने 2 क्वेश्चन आगे देखे, आपको पहले से ही इनका आंसर कहीं ना कहीं पता तो होगा ही। ठीक है, अभी फिलहाल यहां से तुम इसको मिटा देती हूँ, क्या पता आपको कंफ्यूजन हो जाए और आपसे सोचो कि मैम ने इस वाले क्वेश्चन के लिए ये चीज लिखी है। ठीक है, आगे देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन एनक्लोज्ड बाय द टू पैराबोलास y इक्वल टू एक्स स्क्वायर और y स्क्वायर इक्वल टू एक्स। तो दो हमारे पास में परवलय दे रखे हैं, इन दोनों के द्वारा घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको निकालना है। तो y बराबर एक्स स्क्वायर, इस तरीके से हमारे पास में ये अपवर्ग यानी कि ऊपरिमुख परवलय है, और ये वाला जो है हमारे पास में राइट साइड यानी कि दाईं तरफ खुलने वाला परवलय है। और इन दोनों के द्वारा जो एरिया हमारे पास में बीच में दिया गया है, इतना हमको इस भाग का क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में बिल्कुल देखने को मिलेंगे। आगे हम बढ़ते हैं, तो देखिए इन द फर्स्ट क्वाड्रेंट फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन बाउंडेड बाय द कर्व y स्क्वायर इक्वल टू 9s। अब ये भी हमारे पास में पैराबोला है। इसके बाद में उसने बोला है कि द लाइंस x इक्वल टू 2 एंड x इक्वल टू 4। आपको ये डायग्राम बनाना बहुत ही बढ़िया तरीके से आना चाहिए कि जो भी परवलय की, जिस भी पैराबोला की आपको इक्वेशन दे रखी है, आपको पता है कि आखिरकार वो कैसे बनेगा। x इक्वल टू 2, x इक्वल टू 4, तो हमारे पास में ये वाली लाइन है x इक्वल टू 2, ये वाली लाइन है x इक्वल टू 4। समझे, इतने भाग का क्षेत्रफल पर आपको निकालना है। सीमा लिमिट कहां से कहां तक जाएगी, 2 से लेके 4 तक। समझे, चलिए तो इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको जरूर करनी है, अपनी तैयारी में शामिल इनको जरूर करना है, काफी मदद करेंगे। इसके आसपास ही क्वेश्चन एग्जाम में देखने को मिलेगा। फाइंड द एरिया ऑफ द सर्कल x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर इक्वल टू 16। अगर हम स्टैंडर्ड इक्वेशन से कंपेयर करें तो x का स्क्वायर प्लस y का स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर। तो इसके हिसाब से हमारे पास में इसकी जो त्रिज्या, जो रेडियस निकल के आएगी, वो क्या निकल के आएगी, 4। और आप देख पा रहे हैं ये वाला पॉइंट क्या है, 4,0। चूंकि उसने बोला है कि हमको पूरे के पूरे वृत्त का, पूरे के पूरे सर्कल का एरिया फाइंड करना है, तो हम क्या करते हैं, 4 का गुणा करके, 4 का मल्टीप्लिकेशन करके इसके बाद में निकालते हैं। और क्या निकलेगा एरिया, अगर आपको पता हो तो सर्कल का एरिया होता है पाई आर स्क्वायर। आर यानी कि त्रिज्या यहाँ पे क्या है, 4, तो बेटा आंसर इसका आने वाला है 16 पाई वर्ग इकाई, या मैं कहूं कि 16 पाई स्क्वायर यूनिट्स। समझे, तो आपको कहीं ना कहीं एग्जाम के अंदर ऐसे वाले क्वेश्चंस का आंसर पहले से पता होगा, बस आपको फिर निकालना है। अब देखिए अगेन हमारे पास में पैराबोला से क्वेश्चन आया है, परवलय से क्वेश्चन है, y स्क्वायर बराबर 4ax, और इसकी नाभिलंब जीवा बोले तो लेटस रेक्टम से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल, यानी कि ये हमारे पास में इसकी नाभि यानी कि फोकस का जो पॉइंट है वो क्या है, 1,0, और उससे गुजरने वाली जो रेखा होती है वो उसकी नाभिलंब जीवा है, जो इस परवलय को, इस पैराबोला को 2 पॉइंट्स पे कट करती है। तो इससे घिरे भाग का क्षेत्रफल हमको यहाँ पर इस वाले क्वेश्चन में निकालना है। चलिए अब शुरुआत करते हैं हमारे यहां पर चैप्टर नंबर 9 की, जिसका नाम क्या है, डिफरेंशियल इक्वेशंस यानी कि अवकल समीकरण। तो जो अभी हमने यहां पर चैप्टर नंबर 8 पढ़ा, जिसमें कि हमने एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल, समाकलनों के अनुप्रयोग देखे, तो उसमें आपने देखा कि वृत्त यानी कि सर्कल, एलिप्स यानी कि पैराबोला, सॉरी एलिप्स यानी कि दीर्घवृत्त, और पैराबोला यानी कि परवलय से ही क्वेश्चन एग्जाम में पूछा गया है। तो हर तरीके के क्वेश्चन लगभग मैंने वहां पे कवर कर लिए हैं। अब अगर हम बात करें अवकल समीकरण की, तो बेटा अवकल समीकरण जो डिफरेंशियल इक्वेशन हमारे पास में जो चैप्टर है, इसके अंदर आपको एक तो ऑर्डर और डिग्री से रिलेटेड क्वेश्चंस आपके 1 नंबर में पूछे जा सकते हैं। दूसरी बात अगर हम करें आगे की, तो आपके पास में क्या होता है, 3 तरह की मेथड होती है इन क्वेश्चंस को सॉल्व करने की। एक होती है डायरेक्टली वेरिएबल सेपरेबल, इसमें वेरिएबल को सेपरेट करके आप बहुत ही आसानी से इंटीग्रेशन करके आंसर निकाल सकते हैं। दूसरी हमारे पास में होती है समघाती अवकल समीकरण यानी कि होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, तो इन दोनों से एक क्वेश्चन लगाना ही है। फिर इसके हमें तीसरा हमारा होता है रैखिक अवकल समीकरण यानी कि लीनियर डिफरेंशियल
डिफरेंशियल इक्वेशंस, जो कि दो टाइप के, दो रूप के होते हैं, एक dy बाई dx के फॉर्म में और एक dx बाई dy के फॉर्म में। इस तरीके से ही होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन भी दो टाइप से आ सकते हैं, dy बाई dx के फॉर्म में और dx बाई dy के फॉर्म में। समझे बात को? तो आपको इन टॉपिक्स पे कमांड करनी है कि भैया किसी भी टॉपिक से कैसा भी क्वेश्चन आ जाए आप उसको करने की स्थिति में बिल्कुल हैं। तो मेथड पकड़नी है कि आखिरकार वेरिएबल सेपरेबल से अगर कोई क्वेश्चन आता है तो कैसे करना है, होमोजीनियस से आता है तो कैसे करना है, लीनियर से आता है तो कैसे करना है। अगर हम यहाँ पे बात करें तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा, ये वेरिएबल सेपरेबल का क्वेश्चन है, ठीक है। डायरेक्टली आप यहाँ पर वेरिएबल को सेपरेट करेंगे, इंटीग्रेशन कर देंगे, आंसर आ जाएगा। इस वाले क्वेश्चन की अगर हम बात करें तो हाँ, यहां पर हमको एक स्पर्श रेखा की ढाल के बारे में भी क्वेश्चन इस तरीके से एग्जाम में हो सकता है आपको देखने को मिले। हालांकि अभी जो है करंटली इस तरीके से क्वेश्चन आ रहे हैं, ऐसे वाले क्वेश्चन कम आते हैं, लेकिन फिर भी चांसेस तो हैं। अगर बात करते हैं इस वाले क्वेश्चन की, तो देखिए इसमें हमको अवकल समीकरण यानी कि डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करना है। तो आप देख सकते हैं कैसे होने वाला है। मूल बिंदु पर बाय अक्ष को स्पर्श करने वाले वृत्तों के परिवार का अवकल समीकरण बनाइए फ्रॉम द डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द फैमिली ऑफ सर्कल्स टचिंग द एक्स बाय एक्सिस एट ओरिजिन, ठीक है। तो इस तरीके के थ्योरेटिकल क्वेश्चंस भी आपको देखने को मिल सकते हैं, वर्ड प्रॉब्लम आ सकती है। बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वाला जो क्वेश्चन है ये एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, यहाँ पर आ गया था। कल जब मैं बीबी की देख रही थी तो मुझे पता भी चला, लेकिन फिर मैंने सोचा कि जब मैंने अवकलजों के अनुप्रयोग एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स में इसको शामिल करना भूल गई, तो यहाँ पर आपको दे देती हूँ। लेकिन बेटा ये वाला जो क्वेश्चन है वो कहाँ से है, एओडी नहीं, चलो आप लोग शॉर्ट फॉर्म नहीं समझेंगे, मैं लिख देती हूँ, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव से। कहां से है ये क्वेश्चन, एप्लीकेशंस ऑफ डेरिवेटिव का ये क्वेश्चन है चैप्टर नंबर 6 का। तो कहां से है ये हमारे पास में रेट ऑफ चेंज ऑफ क्वांटिटीज का क्वेश्चन है। तो आप लोग इसको वहां पर एक क्वेश्चन जरूर लगाइएगा, थ्योरेटिकल तरीके से कैसे आ सकता है वो वाला क्वेश्चन था। इसके बाद में हमारे पास में एक और डिफरेंशियल इक्वेशन का ये वाला क्वेश्चन है, इसको आप बिल्कुल लगाइएगा। आगे अगर हम बढ़ते हैं तो निम्न अवकल समीकरणों को हल कीजिए। तो आपको देखना है कि आखिरकार ये क्वेश्चन कैसे सॉल्व होगा। क्या ये हमारे पास में समघातीय अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, क्या ये हमारे पास में रैखिक अवकल समीकरण का क्वेश्चन है, या फिर ये हमारे पास में पृथक्करणीय चरों द्वारा सॉल्व हो जाएगा। तो आपको अलग अलग तरीके से देखना है। फिर दूसरी बात एक ये भी है कि डिफरेंशियल इक्वेशन के अंदर दो तरीके से सॉल्यूशन होते हैं, एक होता है जनरल सॉल्यूशन, एक होता है पर्टिकुलर सॉल्यूशन, एक होता है व्यापक हल, एक होता है विशिष्ट हल। तो जब हम बात करते हैं जनरल सॉल्यूशन की, व्यापक हल की, तो उसमें हमारे पास में जो कांस्टेंट होता है, सी होता है, स्वेच्छ अचर होता है, वो हमारे पास में रहता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं विशिष्ट हल की, पर्टिकुलर सॉल्यूशंस की, तो वहां पर कुछ बेसिकली मान दे करके क्या करते हैं हम, सी जो होता है ना, सी उसको रिमूव कर देते हैं। यानी कि एक्स और वाई के हम लोग जो पॉइंट दिए होते हैं क्वेश्चन के अंदर गिवन होते हैं, उनके द्वारा उनको रख करके सी जो हमारे पास में स्वेच्छ स्थिरांक होता है, अचर होता है, कांस्टेंट होता है, उसका मान हम लोग निकाल देते हैं। आर्बिट्रेरी कांस्टेंट का मान वहां पे हम निकाल देते हैं विशिष्ट हल में, ठीक है। तो ये वाला क्वेश्चन हमारे पास में उस पर बेस्ड है। अगर आप लोग पूरा क्वेश्चन एग्जाम में अंदर हल करके नहीं आएंगे तो नंबर कट सकते हैं, ठीक है। फिर हमारे पास में एक और क्वेश्चन अगेन अवकल समीकरण से। फिर आप देख पा रहे हैं कि यहाँ पर एक तरीके का क्वेश्चन हमारे पास में आया कि सत्यापित कीजिए, वेरीफाई दैट द फंक्शन इज अ सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। तो यहाँ पर क्या होता है कि आपको पहले से ही आपको किसी भी डिफरेंशियल इक्वेशन का अवकल समीकरण का सॉल्यूशन दे दिया जाता है और बोला जाता है कि प्रूव करो ये सीखा है। तो करना क्या है, करना ये है कि आपके पास में जो भी गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन है उसको देखना है कि आखिरकार उसमें कितनी बार डिफरेंशिएशन किया गया है। आप देख पा रहे हैं 2 बार किया गया है। तो आपको जो गिवन सॉल्यूशन है इसका 2 बार डिफरेंशिएशन करना है और अगेन आपको वापस से ये मिल जाएगा, या तो यही डिफरेंशियल इक्वेशन बन के आ जाएगी, और अगर नहीं आएगी तो आप एक काम कीजिए, 2 बार डिफरेंशिएशन कीजिए, इसके अंदर वैल्यूज पुट कीजिए, और अगर ये इस समीकरण को, इस इक्वेशन को संतुष्ट कर देता है, संतुष्ट करने का मतलब ये है कि इसका आपने वैल्यू रखी और इसका वैल्यू भी हमारे पास में 0 ही निकल के आ गई, 0 0 के ही इक्वल हो गया, तो आप कह देंगे कि हाँ ये जो सॉल्यूशन है इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है। तो एक हमारे पास में ये वाला टाइप है जो कि हमारे पास में इस वाले चैप्टर से आता है, ठीक है। अब वो बोल रहा है यहाँ पे कि भैया परवलय का अवकल समीकरण निकालिए, पैराबोला का डिफरेंशियल इक्वेशन फाइंड कीजिए। अब ये भी हमारे पास में बहुत ही प्यारे प्यारे क्वेश्चन है, हर तरीके का, चाहे वो लॉग वाला हो, चाहे वो अपना नॉर्मल फंक्शन हो, सारे क्वेश्चन अधिकतर मैंने कवर करने की कोशिश की है, इसको भी जरूर लगाइएगा। अब देखिए ये वाला क्वेश्चन अगेन हमारे पास में लॉगरिथमिक आ गया, लॉगरिथमिक फलन आ गया, ठीक है। तो इसमें हमारे पास पर्टिकुलर सॉल्यूशन की बात हो रही है, ठीक है, क्लियर है। सी की वैल्यू निकाल के रखेंगे तब जाकर के आंसर पूरा कंप्लीट माना जाएगा। अब यहाँ पर भी अगेन ये वाला क्वेश्चन है कि बताइए कि जो गिवन सॉल्यूशन दे रखा है ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है, तो क्या करना है, 2 बार डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। तो वापस आपको या तो ये बनता हुआ नजर आ जाएगा, और नहीं तो फिर y और 2 बार जो डिफरेंशिएशन किया है उसकी वैल्यूज यहाँ पे पुट कीजिए। अगर 0 के बराबर ही वैल्यू निकल के आ जाती है तो आप कहेंगे कि हाँ ये इसी डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन है।
अब ये जो हमारे पास में है, ये हमारे पास में जो रैखिक अवकल समीकरण, जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होते हैं, वहां से आया हुआ ये क्वेश्चन है। ये किस फॉर्म का है? तो बेटा ये हमारे पास में dy बाई dx प्लस py इज इक्वल्स टू q वाले फॉर्म का, ये हमारे पास में डिफरेंशियल इक्वेशन का, यानी कि रैखिक जो हमारे पास में अवकल समीकरण होते हैं, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशंस होती है, वहां से आया हुआ क्वेश्चन है। पहले आप p की वैल्यू निकालिए, q की निकालिए, इसका इंटीग्रेटिंग फैक्टर यानी कि समाकलन गुणांक निकालिए, और फिर जाकर के इसका आंसर करिए। अभी हमारे पास में स्टैंडर्ड फॉर्म में आपको नहीं दिख रहा है, नहीं दिख रहा ना, कंपेयर नहीं कर सकते अभी। तो पहले x का आप लोग क्या करेंगे, पूरे में डिवाइड करेंगे, भाग देंगे, तब जाकर के आपको p और q की वैल्यूज मिलेंगी। ठीक है, अब देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में, ये वाला देखिए, इसमें मेरे ख्याल से एक ही लैंग्वेज में आ गया है। ये दोनों जो हमारे पास में क्वेश्चंस हैं आपके पास में अभी फिलहाल में एक ही लैंग्वेज में आ गए हैं, ट्रांसलेट नहीं हो पाए हैं। तो आपको बता देती हूँ इंग्लिश मीडियम वाले विद्यार्थियों को कि अवकल समीकरण का व्यापक हल याद कीजिए, यानी कि जो नॉर्मल तरीके से कह रहा है कि फाइंड द, मैं लिख देती हूँ यहाँ पर इंग्लिश में क्या बोलेंगे इसको, तो फाइंड द जनरल सॉल्यूशन। क्या जाएगा? फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। इतनी हिंदी तो आप लोग समझते ही होंगे। फाइंड द जनरल सॉल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन। ठीक है, और डिफरेंशियल इक्वेशन क्या दे रखी है? तो बेटा वो ये दे रखी है, डिफरेंशियल इक्वेशन। क्लियर है? और नीचे भी हमारे पास में इसी चीज की बात हो रही है, लेकिन मैं आपको बताऊं तो ये दोनों क्वेश्चंस आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, समघाती अवकल समीकरण के क्वेश्चन है। इसमें भी वाली बात हो रही है कि दर्शाइए कि अवकल समीकरण समघाती है और इसका हल ज्ञात कीजिए। यानी कि आपको पहले तो क्या करना है? शो करना है। क्या करना है? शो करना है कि शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन। शो दैट गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन इज अ होमोजीनियस इक्वेशन, है ना, समघाती है, होमोजीनियस। और साथ ही साथ आपको करना है एंड फाइंड द सॉल्यूशन। समझे बात को? तो पहले आप लोगों को यहां पर इसको बताना है कि वाकई में ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है, इसका आपको सॉल्यूशन निकालना है। तो ये आपके पास में दो क्वेश्चन है आपके पास में होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन के, जरूर लगाना है। अब अगर हम बात करते हैं बेटा, तो हमारा यहाँ पर चैप्टर नंबर कौन सा? 10 स्टार्ट हो रहा है। इसका नाम क्या है? वेक्टर अलजेब्रा, सदिश बीजगणित। ठीक है, इससे तो बहुत ही प्यारे प्यारे छोटे छोटे क्वेश्चंस एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि आप लोगों को, मुझे लगता है कि काफी सारे बच्चों को ये चैप्टर पसंद भी होगा, क्योंकि बहुत ही छोटे छोटे क्वेश्चन आते हैं, आराम से सॉल्व होते हैं, ज्यादा एग्जाम में समय भी नहीं खाते हैं। ठीक है, तो अगर हम देखें तो हमारे पास में मेजरली अगर हम देखें तो कहां कहां किस किस सेगमेंट से क्वेश्चन आते हैं, तो प्रोजेक्शन से आते हैं, एंगल से आते हैं। ठीक है, इसके अलावा हम देखें तो डॉट प्रोडक्ट से आते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट से आते हैं। ठीक है, और भी अगर हम देखें तो हमारे पास में जो परपेंडिकुलर और जो पैरेलल वाली कंडीशंस होती हैं, वहां से क्वेश्चंस आते हैं। देखिएगा जरा कि यहाँ पे दिया है फाइंड द एंगल बिटवीन द वेक्टर्स, तो एंगल का हमारे पास में फॉर्मूला लगा करके डायरेक्ट क्वेश्चन सॉल्व होगा। यहाँ पर अगर हम देखें तो एक हमारे पास में यूनिट वेक्टर से भी आते हैं, तो हालांकि प्रोजेक्शन का क्वेश्चन है, ये किसी वेक्टर का किसी दूसरे वेक्टर पर प्रोजेक्शन है, तो वो निकालना है। अब यहाँ पर आप देख रहे हैं तो ये हमारे पास में क्रॉस प्रोडक्ट सदिश गुणनफल से क्वेश्चन निकल के आ रहा है। ठीक है, इसके बाद में हमारे पास में क्या दे रखा है? योग की दिशा में इकाई सदिश, यानी कि पहले आपको इनका योग करना है, एडिशन करना है, और फिर हमको क्या निकालना है? यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इसके बाद में अगर हम बात करें तो उसने बोला कि बताइए कि ये परपेंडिकुलर है, तो परपेंडिकुलर के लिए क्या कंडीशन होती है? तो यदि इनका डॉट प्रोडक्ट क्या आता है? 0 के बराबर आता है, तो आप कह देते हैं कि हाँ, दिए गए हमारे पास में जो a प्लस बी और a माइनस बी करके जो वेक्टर हमारे पास में निकल के आएंगे, इनका जब आप डॉट प्रोडक्ट करेंगे और अगर वो 0 आ गया, 0 आ गया, तो आप कहेंगे कि ये क्या है? परपेंडिकुलर है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पर हमको क्या दे रखा है कि भैया प्रारंभिक बिंदु दे रखा है, अंतिम बिंदु दे रखा है, हमको इनिशियल पॉइंट और टर्मिनल पॉइंट दे रखा है। बोला गया है कि वेक्टर कंपोनेंट्स निकालो। क्या निकालो? वेक्टर कंपोनेंट्स निकालो। ठीक है, जो आई जे के साथ में होते हैं। फिर बोला गया है यहाँ पर हमको कि इफ टू साइड्स ऑफ अ ट्रायंगल आर रिप्रेजेंटेड बाय द वेक्टर्स देन प्रूव दैट द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज दिस। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चंस भी आपको एग्जाम में जरूर लगा करके जाने हैं। अब यहाँ पर हमारे पास में कोलिनियर से क्वेश्चन आ सकता है कि आपको 3 पॉइंट्स दे दिए जाएं और बोला जाए कि बताइए ये क्या है? कोलिनियर है। ठीक है, आगे देखते हैं। इसके बाद में अगर हम बात करें तो वही अगेन वो वाला क्वेश्चन ही सेम आ गया, लेकिन इस बार सिर्फ और सिर्फ वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की दिशा में इकाई सदिश की बात हो रही है, यानी कि आपको वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी की डायरेक्शन में यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है, इसके बाद में यहाँ पे बोला है कि बताइए कि जो आपको यहाँ पे वेक्टर दे रखे हैं, ये आखिरकार क्या करते हैं? हमारे पास में एक क्या करते हैं? फॉर्म्ड ट्राइंगल, राइट एंगल ट्राइंगल। ठीक है, तो ये हमारे पास में निकालने की यहाँ पे बात हो रही है कि दिए गए हमारे पास में 3 सदिश है, ये एक समकोण त्रिभुज का निर्माण करते हैं, समकोण त्रिभुज के शीर्ष है ना, वो बनाते हैं। तो ये वाला क्वेश्चन आप लोगों को करना है। और यहाँ पर सीधी सी बात है कि जो राइट एंगल ट्राइंगल होता है पाइथागोरस प्रमेय वहां पर
होल्ड करता है। तो अगर ऐसा हो जाता है कि किसी एक भुजा के वर्ग जो है वो दोनों दो भुजाओं के वर्गों के योगफल के बराबर आ जाता है, तो आप कहते हैं कि हाँ वो राइट एंगल बनाएंगे, उसके चीज होंगे। अब यहाँ पर हमारे पास में डॉट प्रोडक्ट की बात हो रही है, ठीक है। फिर आगे हम बढ़ते हैं, तो हाँ एक हमारे पास में एरिया निकालने के लिए आ सकता है, जिसमें कि हमारे पास में किसका, ट्राइंगल का, और एक हमारे पास में समांतर चतुर्भुज का यानी कि पैरेललोग्राम का एरिया निकालने के लिए आ सकता है। इसके लिए डायरेक्टली हमारे पास में सूत्र होते हैं, वो लगाइए, बहुत ही आसानी से आप एरिया निकाल सकते हैं, एंगल का भी, मतलब कि वो ट्राइंगल का भी और साथ ही साथ पैरेललोग्राम का भी। आगे आते हैं, तो यहां बोला है कि सिद्ध कीजिए कि बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा, बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा के लंबवत है। शो दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज परपेंडिकुलर टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट। ठीक है, तो वही परपेंडिकुलर वाली कंडीशन है, तो डॉट प्रोडक्ट 0 आना चाहिए, और अगर ऐसा हो जाता है तो फिर वो परपेंडिकुलर होती है। आगे अगर हम बढ़ते हैं, तो फाइंड द डायरेक्शन कोसाइंस ऑफ द साइड्स ऑफ द ट्रायंगल, द वर्टिसेस ट्रायंगल्स आर ए बी एंड सी। तो बस हमको यहाँ पे डायरेक्शन कोसाइंस निकालनी है, वो वाला हमको यहाँ पे फॉर्मूला लगाना पड़ेगा कि आखिरकार जब दो पॉइंट्स दिए होते हैं तो डायरेक्शन कोसाइंस कैसे निकाली जाती है। फिर हम बात करते हैं, तो द फाइंड द मैग्नीट्यूड्स ऑफ द वेक्टर एंड वेक्टर बी इफ देयर magnitudes are equal and the angle between them is 60 degree, the value of their scalar product is 1/2। तो आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ एंगल का जो फॉर्मूला होता है cos थीटा इज इक्वल टू वेक्टर है और वेक्टर बी अपॉन में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर है इनटू में मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर बी, वो लगाना है। जो चीजें हमको गिवन है वो रखना है, जो नहीं है वो अपने आप निकल के आ जाएंगी। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं। अब देखिए इसमें आपको वेक्टर और वेक्टर बी का पहले क्रॉस प्रोडक्ट करना है और फिर मैग्नीट्यूड निकालना है, आंसर आराम से निकल के आएगा। ठीक है, क्या बोला है इसमें, हाँ यही तो बोला है ना। चलिए देखिए यहाँ पर क्या है कि हमको वेक्टर और वेक्टर भी दिया नहीं है डायरेक्टली, तो यहाँ पर हमारे पास में इसका वैल्यू निकालने के लिए मेरे ख्याल से ये वाला फॉर्मूला लगने वाला है, साइन थीटा और कोस थीटा, जो एंगल वाले फॉर्मूले होते हैं ना, वहां से आप निकाल सकते हैं यहाँ पर इसकी वैल्यू। तो कोस थीटा और साइन थीटा वाले एंगल वाले जो फॉर्मूले होते हैं वहां से उसकी वैल्यू निकल के आएगी, डायरेक्टली नहीं निकलेगी, क्योंकि वेक्टर और वेक्टर भी नहीं दिया था। फिर हमारे पास में इंटरनली और एक्सटर्नली डिवाइड करने वाले और रेशियो हमको पहले से दिया होता है, तो हमको बोला जाता है कि हमारे पास में जो पॉइंट है उसका पोजिशन वेक्टर निकालिए। ठीक है ना, तो ऐसे फॉर्मूले डायरेक्टली आपको यहाँ पर पता है कि हमारी जो मैं उम्मीद करती हूँ कि सभी बच्चों ने फॉर्मूला डिस्कशन की जो क्लास हुई थी, जो कि आनंद सर ने ली थी, वो देखी होगी, तभी आप इन सारे क्वेश्चंस को लगा पाएंगे। ठीक है, तो वहां पे आपको एक फॉर्मूला मिलेगा कि जब आपको पहले से रेशियो गिवन है और इंटरनली या एक्सटर्नली कोई पॉइंट हमारे को डिवाइड करता है, तब फिर आपको क्या निकालना है, पोजीशन वेक्टर निकालना है, यानी कि वेक्टर OR निकालना है। उसके लिए फॉर्मूला आपके पास में अवेलेबल है। इसके अगर हम बात करें तो प्रूव करने के लिए डायरेक्टली आपके एग्जाम में ये प्रॉपर्टीज है जो कि आ सकती हैं, इनको जरूर लगा के जाना है। फिर देखिए यहाँ पर वही यूनिट वेक्टर की वैल्यू बात हो रही है कि भैया x की वैल्यू निकाली यदि एक यूनिट वेक्टर है। अब अगर एक यूनिट वेक्टर है तो सीधी सी बात है कि यूनिट वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होता है वो 1 होता है, फिर उसको वाली प्रॉपर्टी लगा करके आप x की वैल्यू आराम से निकाल सकते हैं। अब हमारे पास में आता है यहाँ पर चैप्टर नंबर 11, जिसका नाम क्या है, चैप्टर नंबर 11 जिसका नाम क्या है, 3 डायमेंशनल ज्योमेट्री। ठीक है, ये भी बहुत ही प्यारा सा चैप्टर है हमारा, और बहुत ही आसानी से काफी, मतलब इसमें जो चैप्टर है ना, इससे बहुत ही सरल प्रश्न आते हैं, बहुत ही सिंपल क्वेश्चंस बनते हैं। 2-3 फॉर्मूलाज है वो ध्यान में रखना है, 2-3 कंडीशंस हैं लाइंस की वो ध्यान में रखना है, और सारे क्वेश्चंस आपके ऑटोमेटिकली बन जाने वाले हैं। अब देखिए पहला ही क्वेश्चन आपका जो निकल के आया वो बात कर रहा है कि एंगल बिटवीन द लाइन्स। तो सीधी सी बात है, आपके पास फॉर्मूला पता है, कोस थीटा कैसे निकालते हैं, लगाइएगा फॉर्मूला और निकाल लीजिएगा आपका आंसर। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन देखने को एग्जाम में मिल सकता है। इसके अंदर आपके पास में क्वेश्चन बहुत ज्यादा यहाँ से पूछा जाता है कि आपको कोई पॉइंट गिवन होता है कि कोई आपके पास में लाइन है जो इस पॉइंट से होकर के जाती है, पास होती है, और दूसरा वो बोल देता है कि भैया वो इस वेक्टर के पैरेलल है। अब उसकी करना है वेक्टर इक्वेशन, या फिर कभी-कभी आपको बोल देता है कि इसका कार्तीय जो कार्टेशियन इक्वेशन होती है वो निकालिए। ठीक है, तो बहुत ही आसानी से ये दोनों के फॉर्मूलाज आपके पास में हैं, कैसे निकाला जाता है तो आप निकाल सकते हैं। फिर इसके बाद में हमारे पास में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने के लिए आता है कि आपको 2 लाइन दे दी जाए। तो एक बार तो हो सकता है कि वो लाइन पैरेलल हो, तो उसके लिए शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, पैरेलल का मतलब ये होता है कि वेक्टर बी का मान दोनों में समान है। ठीक है, तो इसके बाद क्या होता है कि जब वो पैरेलल होती हैं 2 लाइन्स, तो फिर शॉर्टेस्ट डिस्टेंस निकालने का फॉर्मूला अलग है, और जब वो पैरेलल नहीं होती है तब फॉर्मूला अलग है। तो न्यूनतम दूरी का जब भी क्वेश्चन आए, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस का क्वेश्चन आए, तो आपको बस चेक करना है कि लाइन्स पैरेलल है या फिर नहीं है। परपेंडिकुलर की अगर हम बात करें कि लाइंस जो है वो परपेंडिकुलर है या नहीं, तो आपको सिंपली क्या करना होता है कि L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 की वैल्यू निकालनी होती है, और अगर ये 0 के बराबर हो जाती है तो आप कह देते हैं कि लाइंस कैसी है, परपेंडिकुलर है, लंबवत है। ठीक है, फिर इसके अंदर अगर हम बात करें तो ये शॉर्टेस्ट डिस्टेंस पर बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, इसको जरूर आप लोगों को लगाना। यहाँ पर आप देख पाएंगे कि ये लाइंस जो है दोनों की क्या है, पैरेलल है, क्योंकि इसमें वेक्टर बी का मान दोनों में क्या है, इक्वल
ही है, तो वो वाला लगेगा, और बाकी तो फिर आप निकाल ही पाएंगे। फिर अगर हम बात करें तो उसने बोला है कि शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, तो ये वाला क्वेश्चन आपको निकालना, ये वाले क्वेश्चन का आंसर आपको जरूर लगा के जाना। जब आपको पॉइंट्स दे दिए जाएं तब किस तरीके से आप लोग उसको परफॉर्म करेंगे, कि आपको बोल दिया कि शो दैट द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स, तो ये 2 पॉइंट्स दे रखे हैं, इससे आपको वेक्टर ए निकालना है। फिर उसने बोला पासिंग थ्रू द पॉइंट्स दिस, ठीक है ना, तो शो दैट द लाइंस पासिंग थ्रू द पॉइंट्स इज पैरेलल टू द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, तो आपको पैरेलल के लिए अलग एक वेक्टर भी निकालना पड़ेगा, वेक्टर यहां से निकालना पड़ेगा, तब जाकर के आपका आंसर निकलेगा। अगर हम बात करते हैं यहाँ पर, तो बोला है कि फाइंड द वेक्टर इन कार्टेशियन इक्वेशंस ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट हुज पोजीशन वेक्टर इज दिस एंड गोइंग टू अ डायरेक्शन दिस। तो कार्टेशियन और हमारे पास में जो वेक्टर इक्वेशन जो निकल कर आती है लाइंस की, तो वो सारे फॉर्मूलाज भी आपको पता है। बस क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में डायरेक्टली नहीं आएगा कि भैया बहुत ही सिंपल बना दिया, आपको डायरेक्ट पॉइंट दे दिया और बोल दिया कि इस वेक्टर के डायरेक्शन में जा रही है। घुमा करके क्वेश्चन जरूर आ सकता है, और ये जो मैं क्वेश्चंस आपको लेकर के आई हूं, इसमें हर तरीके के क्वेश्चंस कवर हैं, चाहे घुमा के आ जाए चाहे सिंपल आ जाए, सारे क्वेश्चंस मैंने यहाँ पर कवर कर रखे हैं। अब यहाँ पर उसने पहले ही बोल दिया कि भैया लाइंस जो है ना हमारे पास में वो क्या है, परपेंडिकुलर है, पी की वैल्यू फाइंड कीजिए। तो आप इसमें L1 L2 प्लस M1 M2 प्लस N1 N2 जीरो की इक्वल लेके चलेंगे और पी की वैल्यू निकाल देंगे। लेकिन इसके लिए आपको पहले बहुत ज्यादा जरूरी होना चाहिए वो ये देखना कि क्या वाकई में स्टैंडर्ड इक्वेशन में है लाइंस, यानी कि x माइनस x1 अपॉन में l बराबर y माइनस y1 अपॉन में m बराबर z माइनस z1 अपॉन में n, इस फॉर्म में क्या वाकई में लाइंस है? अगर नहीं है तो पहले बनाइए, इसके बाद में L1 M1 N1 या फिर L2 M2 और N2 की वैल्यूज निकालिए, समझे। फिर अगर हम बात करें तो बोला है कि फाइंड द वेक्टर इक्वेशन ऑफ द लाइन पासिंग थ्रू द पॉइंट्स। ठीक है, ये सारी चीजें वही हैं, तो आप लोग बहुत ही आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, अब हम लोगों को जो है यहाँ पर देखिए, ये वाला क्वेश्चन जो है ना वो 2 बिंदुओं से होकर जाने वाली रेखा का सदिश समीकरण की बात हो रही है, वेक्टर इक्वेशन की बात हो रही है, उसके लिए भी एक अलग फॉर्मूला होता है, तो वो आपको याद रखना है और फिर इसके बाद में इसकी आंसर निकालना है। अगर हम बात करें तो हमारे पास में यहाँ पे अब चैप्टर नंबर 12 की हम लोग बात करेंगे, जिसका नाम क्या है, लीनियर प्रोग्रामिंग, रैखिक प्रोग्रामन। ठीक है, तो लीनियर प्रोग्रामिंग की हम लोग बात करते हैं, रैखिक प्रोग्रामन की हम लोग बात करते हैं, तो बेटा ये वाला जो चैप्टर है इसमें से आप लोगों को हर तरीके का एक ही, मतलब कुल मिलाकर के सभी क्वेश्चंस जो होते हैं वो एक ही मेथड से सॉल्व होते हैं। यहां पर क्वेश्चंस को सॉल्व करने की मेथड एक ही है। ठीक है, सभी क्वेश्चन जो होंगे उनको सॉल्व करने की जो मेथड है, ये वाला जो चैप्टर है रैखिक प्रोग्रामन, लीनियर प्रोग्रामिंग, वो एक ही है। समझे बात को कि भैया आपको जो है क्वेश्चन के अंदर एक ना एक उद्देश्य फलन यानी कि ऑब्जेक्टिव फंक्शन दे दिया जाएगा, बोला जाएगा कि इसको मिनिमाइज करो या फिर इसको मैक्सिमाइज करो, इसका अधिकतमीकरण करो या इसका न्यूनतमीकरण करो। साथ ही साथ आपको कंस्ट्रेंट दिए जाएंगे, प्रतिबंध दिए जाएंगे कि इन जो भी हमको यहाँ पे प्रतिबंध दे रखे हैं, इन प्रतिबंधों के अंतर्गत ये वाला काम करो। ठीक है, सभी क्वेश्चन यहीं पर इसी के इर्द गिर्द रहते हैं और सबको सॉल्व करने की भी सेम मेथड ही होती है, लेकिन सभी का रीजन जो है वो अलग अलग निकल सकता है। मान लो कि जब आप लोगों ने यहाँ पे कंस्ट्रेंट्स को सॉल्व किया, जब आप लोगों ने वहां पर रीजन बनाया, तो हो सकता है कि वो सीमाबद्ध यानी कि बाउंडेड आए, और कभी कभी हो सकता है कि सीजन हमारे पास में जो रीजन है वो अनबाउंडेड आए। तो सॉल्यूशन पर आपको देखना होता है कि आखिरकार किस तरीके से क्या निकलने वाला है। ठीक है, लेकिन करने की मेथड जो होती है वो एकदम सेम ही होती है। तो बोला गया है कि आलेखी निम्नलिखित प्रोग्राम समस्याओं को हल कीजिए, और यहाँ पर हमको जो कंस्ट्रेंट दे रखे हैं वो दे रखे हैं x + 2y > 10, 3x + 4y <= 24 और x > 0, y > 0। इसका मतलब सीधा सा होता है भैया कि x बड़ा या बराबर 0 के और y भी बड़ा या बराबर 0 के सिर्फ और सिर्फ फर्स्ट क्वाड्रेंट में ही हो सकते हैं। तो इसके जितने भी ग्राफ आप लोग बनाएंगे रैखिक प्रोग्रामन यानी कि लीनियर प्रोग्रामिंग के, वो सभी के सभी कहाँ बनने वाले हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट में। कहाँ बनने वाले हैं भैया, मतलब कुल मिला के आपको जो फिजिबल रीजन मिलेगा वो कहाँ मिलेगा, हमेशा फर्स्ट क्वाड्रेंट में मिलेगा, ग्राफ सारे वही बनेंगे। क्या लिखा है, डिफाइन द फिजिबल सॉल्यूशन। तो फिजिबल सॉल्यूशन क्या है, तो फिजिबल रीजन हमारे पास में जो आता है उसके अंदर जो हमको सॉल्यूशन मिलता है फिजिबल सॉल्यूशन है, संभाव्य हल हम जिसको बोलते हैं। बाकी बुक से आप और अच्छे तरीके से डेफिनेशन देख करके एग्जाम में लिख के आइएगा। सॉल्व द फॉलोइंग लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम्स बाय द ग्राफिकल मेथड। मैक्सिमाइज करना है हमको z = 2x + 3y को, और ये कंस्ट्रेंट्स हमको यहाँ पे गिवन है। मैं आप लोगों के लिए जहां जहां पॉसिबल हो सका वो डायग्राम भी लेकर के आ गई हूँ, ताकि जब आप इन क्वेश्चन को सॉल्व करें घर पर तो डायग्राम से आपको एकदम क्लियर समझ में आए। आप देख पा रहे हैं कि सभी कंस्ट्रेंट्स को मिलाने वाला जो हमको कॉमन रीजन मिला, या मैं कहूँ जो संभाव्य क्षेत्र हमको मिला, फिजिबल रीजन जो मिला, वो आपको दिख रहा है कि ये वाला होने वाला है। अब इसके जो कॉर्नर पॉइंट्स हैं, एक पॉइंट से 0, 10, एक पॉइंट हमारे पास में
ये 15/2,5 है और एक पॉइंट हमारे पास में 10,0 है। इस पर आपको z इज इक्वल टू 2x प्लस 3y का मैक्सिमम वैल्यू मिलेगी। ठीक है, फिर इसके बाद में हमारे पास में जो अगला क्वेश्चन है इसके लिए भी देख लीजिए, आप लोगों के लिए बढ़िया सा डायग्राम बना दिया गया है। आप लोग इनको सॉल्व करेंगे तो आपका डायग्राम इस तरीके का ही बनेगा। और यहाँ पर कहाँ पर भैया कि ये हमारे पास में आप देखेंगे तो 0,3, इसके बाद में एक आपका जो इंटरसेक्टिंग पॉइंट है, दोनों लाइन आपस में इंटरसेक्ट कर रही है जिस पॉइंट पे, वो आप निकालते हैं। कैसे निकालते हैं इसको? इन दोनों लाइंस को सॉल्व करके। नॉर्मल होता है कि भैया हमारे पास में दो इक्वेशन हो गए, दोनों को सॉल्व करके 100y की वैल्यू निकालिए, तो उससे आपको ये मिलेगा। और यहाँ पर हमारे पास में एक पॉइंट है 2,0। ठीक है, ये 2,0 यहाँ पर है भैया, ये इधर पर लिखा गया है लेकिन ये है इसके लिए। ठीक है, तो ये आप लोगों को फिर यहाँ पर कॉर्नर पॉइंट्स पे इसकी मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। और आप देख पा रहे हैं कि अधिकतर अभी जितने भी हमारे पास में डायग्राम आए, सभी का जो हमारे पास में फिजिकल रीजन था वो कैसा है? बाउंडेड है। कैसा भैया? बाउंडेड है, यानी कि बंधा हुआ है। ऐसा नहीं है कि ओपन है और इन्फिनिटी तक जा रहा है, ऐसा नहीं है। अगर रीजन हमारे पास में बाउंडेड है, अगर बाउंडेड है फिजिबल रीजन तो हमको सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स पे मिल जाएगा। लेकिन अगर अनबाउंडेड है तो भी सॉल्यूशन कॉर्नर पॉइंट्स पे ही मिलेगा, लेकिन हो सकता है कि उस टाइम पे सॉल्यूशन एग्जिस्ट करे या फिर ना करे, दोनों ही कंडीशन वहां पे हो सकती है। लेकिन यहाँ पर तो सॉल्यूशन ऑब्वियसली एग्जिस्ट करेगा ही। ठीक है, न्यूनतम मान की बात हो रही है, देख लीजिएगा। फिर अगेन आपके पास में बढ़िया सा चित्र आ गया है और साथ ही साथ बोला है कि न्यूनतम मान ज्ञात कीजिए निम्न प्रतिबंधों के अंतर्गत, तो वो कर देना है। ठीक है, तो इस तरीके से आपको बहुत ही अच्छे अच्छे क्वेश्चन, और ये यकीन मानिए कि आपके सारे के सारे प्रीवियस ईयर के जो क्वेश्चन आते हैं, आपका जो मॉडल पेपर आता है वहीं से एनालिसिस करके ये सारे के सारे क्वेश्चंस लाए गए हैं। और इसमें जितने भी मॉडल पेपर के क्वेश्चंस हैं उनके लिए तो आप एकदम निश्चिंत हो जाइए, क्योंकि क्या? क्योंकि ये कि मॉडल पेपर का पूरा सॉल्यूशन, मॉडल पेपर का सॉल्यूशन और साथ ही साथ एनालिसिस ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर अवेलेबल है राजस्थान बोर्ड के। मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा अवेलेबल है भैया, कहां पे? यूट्यूब चैनल पे। ठीक है, तो बहुत पहले ही हम लोगों ने आपके लिए एनालिसिस करके मॉडल पेपर का सॉल्यूशन पूरा का पूरा दे दिया था। तो इसमें सारे मॉडल पेपर क्वेश्चंस भी इंक्लूड है और सभी का सॉल्यूशन आपको ऑलरेडी यूट्यूब चैनल पर मिल जाएगा, पहले से डला हुआ है, मैंने ही पढ़ाया है। ठीक है, अगर हम बात करते हैं यहाँ पर आप चैप्टर नंबर 13 की, लास्ट चैप्टर है, इसका नाम क्या है? प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता। तो बेटा प्रोबेबिलिटी की अगर मैं बात करूं तो प्रोबेबिलिटी में छोटी छोटी काफी सारी चीजें हैं, लेकिन जो मेन चीजें हैं जहां से अच्छे मार्क्स से क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं वो क्या क्या है? साप्रतिबंध प्रायिकता, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। इसके बाद में प्रायिकता का गुणन नियम, मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑन प्रोबेबिलिटी। फिर इसके बाद में क्या है? संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी। फिर क्या है? बेस थ्योरम, यानी कि बेस प्रमेय। तो इस तरीके से जो चार हमारे पास में मेन टॉपिक है, यहां से एग्जाम में आपके ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन आने की बिल्कुल संभावना, क्वेश्चन यहीं से बनते हैं। एक चीज और है इंडिपेंडेंट इवेंट्स, यानी कि स्वतंत्र घटनाएं, और एक होती है म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। ठीक है, तो मतलब कंडीशन बहुत सारी है, काफी सारी चीजें हैं, लेकिन एग्जाम में क्वेश्चन अधिकतर यहीं से बनते हैं। अब जैसे कि आप देख पा रहे हैं ये वाला जो क्वेश्चन है हमारे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। कहेगा भैया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। ठीक है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी। देखो आप लोगों का, हमारे पास में ये वीडियो आप लोगों को देने का मकसद सिर्फ यही था कि कम से कम बच्चों को आईएमपी क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का एक सेट नंबर ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएं और फिर आप लोग उनको सॉल्व करके एग्जाम में जाएंगे तो आपके लेवल तैयारी का और भी ज्यादा बढ़ जाएगा। और मेरे को पता है कि आप लोगों ने कहीं ना कहीं जो क्वेश्चन में आपको यहाँ पर दिए हैं, कहीं ना एक बार तो साल भर में आप लोगों ने सॉल्व किए ही होंगे, क्योंकि सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन या फिर मॉडल पेपर के क्वेश्चन का डेटा ही है जो हम लोगों ने आपके लिए एनालिसिस करके लेकर के आए हैं, ताकि हर एक क्वेश्चन आपका कवर हो जाए। तो मुझे पता है ऑलरेडी आप लोगों ने इनको कहीं ना कहीं तो सॉल्व कर रखा है जीवन में एक बार, लेकिन वो कहते हैं ना कि अगर आप जो तैयारी के हमारे पास में 4 से 5 दिन होते हैं एग्जाम के पहले, उस टाइम पे जो पढ़ाई होती है वही एग्जाम में याद रह जाती है। तो इस वजह से आप लोगों को एक बार और ये सभी क्वेश्चंस जरूर लगा के देख लेने हैं। कंडीशनल प्रोबेबिलिटी पे क्वेश्चन है और आपको पता है कि यहाँ पर इसका फॉर्मूला क्या होता है? PA/B। तो बराबर क्या होता है बेटा? ये PA इंटरसेक्शन B अपॉन में क्या आता है मेरे पास में? ये PB। ठीक है, और इस तरीके से ही हमारे पास में B/A, इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? PA इंटरसेक्शन B अपॉन में PA। अब ये तो बहुत ही एकदम क्या बोलूं मैं, लड्डू प्रश्न हम इसको बोलते हैं, जिसमें कि आपको डायरेक्टली पूरी की पूरी वैल्यूज दे दी होती हैं और बहुत ही सिंपल तरीके से आंसर निकालना होता है। अब ये थोड़ा सा कायदे का प्रश्न है जिसमें कि थ्योरेटिकल क्वेश्चन है, और बच्चों को प्रोबेबिलिटी प्रायिकता वाले चैप्टर में थ्योरेटिकल जो क्वेश्चन आता है, जो लाइन्स में आता है, 3, 4, 5 लाइन लिखी हुई है, उनको समझने में काफी दिक्कत आती है। तो एक एक लाइन को बहुत बढ़िया तरीके से समझिए, उसमें डिफरेंशिएट कीजिए कि आखिरकार कौन सा प्रायिकता नियम से होगा, कौन सा बेस थ्योरम से होगा, तब जाकर के बात बनेगी। जैसे कि वाला क्वेश्चन अपन देखते हैं कि फैमिली हैज 2 चिल्ड्रन, इफ इट इज नोन दैट एटलीस्ट वन ऑफ द चिल्ड्रन इज बॉय।
व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट बोथ चिल्ड्रन आर बॉयज। समझे, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है ये, क्योंकि यहां पर इसने दो बातें कर दी है कि हमको ये पहले से पता है कि उनमें से कम एक बच्चा लड़का है, तो दोनों बच्चों के बॉय होने की प्रोबेबिलिटी निकालो। तो कहाँ का क्वेश्चन है ये? तो बेटा मैं आपको क्वेश्चन बताती हूँ यहाँ पे कि आखिरकार कौन सा क्वेश्चन कौन सी तरीके से हल हुआ। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, यानी कि ये सप्रतिबंध प्रायिकता का क्वेश्चन है। समझे बात को? हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अब इसको देखिए, तो ये तो हमको डायरेक्टली पी ए इंटरसेक्शन बी की बात कर रहा है, तो ये तो आप दो ये वाला जो फॉर्मूला होता है ना पी ए यूनियन बी का, क्या होता है? पी ए प्लस पी बी माइनस में पी ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला लगाइए और बहुत ही आराम से आपका आंसर आ जाएगा। अब इसकी बात करते हैं। ये ज्ञात है कि एक महाविद्यालय के छात्रों में से 60% छात्रावास यानी कि हॉस्टल में रहते हैं। 40% आर डे स्कॉलर्स नॉट रेजाइडिंग इन हॉस्टल, मतलब कि कुल मिला के वो हॉस्टल में नहीं रहते हैं। प्रीवियस ईयर रिजल्ट्स रिपोर्ट डेट 30% ऑफ ऑल स्टूडेंट्स हु रिसाइड इन हॉस्टल अटेन ए ग्रेड, मतलब कि 30% जो है हमारे पास में वो ऐसे बच्चे जो कि छात्रावास में रहते थे उनका ए ग्रेड आया है, और छात्रावास में ना रहने वाले 20% बच्चों ने ए ग्रेड आया है। वर्ष के अंत में महाविद्यालय के एक छात्र को चुना जाता है, कि के छात्र को रैंडमली क्या करा गया? चूज किया गया, और हमको ये पहले से पता है क्या कि उसको ए ग्रेड मिला है। तो इस बात की अब क्या प्रायिकता है, क्या प्रोबेबिलिटी है कि वह छात्रावास में रहता है, कि वो हॉस्टल में रहता था। तो ये कहां का क्वेश्चन है बेटा? कि जब हमको इस तरीके से क्वेश्चन दे दिया जाए कि हमको एक चीज पहले से पता हो और फिर बोला जाए कि अब बताइए कि वो छात्रावास में ही रहता था, तो बेटा ये कहां का? बेस प्रमेय का क्वेश्चन है। ये कौन सा क्वेश्चन है बेटा? बेस्ड प्रमेय का क्वेश्चन है। बेस्ड प्रमेय, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी भी लगेगी, संपूर्ण प्रायिकता की प्रमेय से यहां पर हमारे पास में नीचे चीजें आएंगी, लेकिन ये है हमारे पास में बेस थ्योरम का क्वेश्चन। ठीक है कि भैया हमारे पास में जो दो कंडीशन दे दी जाए ना कि एक सैंपल स्पेस है, एक पद्धति समष्टि है, उसके दो पार्ट हैं। E1 एक घटना है, E2 एक घटना है। E1 बात कर रहा है ऐसा बच्चा जो कि छात्रावास हॉस्टल में रहता है, E2 बात कर रहा है ऐसा बच्चा छात्रावास यानी कि हॉस्टल में नहीं रहता है। फिर हमारे पास में घटना दूसरी आ गई E, जो कि बात कर रही है कि बच्चे की ए ग्रेड आई है ना। और फिर इसके बाद में हमने एक और बनाया कि भैया ऐसे बच्चे जिनकी छात्रावास में रहते हैं ए ग्रेड आइए, ऐसे बच्चे छात्रावास में नहीं रहते हैं ए ग्रेड आइए। और फिर इसके बाद में हमको निकालना है कि ऐसा बच्चा जिसकी ए ग्रेड आई है, मान लो कि मैं घटना ई दे रही थी जो कि ए ग्रेड आने की बात कर रही थी, हमको पहले से पता है कि ए ग्रेड मिली है, लेकिन अब वो छात्रावास में रहता है यानी कि E1। तो P(E1) by E आपको निकालना है। कैसे निकलेगा ये? अगर मैंने आपको जो जो कंडीशन बताई, अगर आप उनको इस तरीके से मानते हो कि E1 घटना छात्रावास में रहने वाले बच्चे, E2 छात्रावास में ना रहने वाले, E ए ग्रेड लाने वाले, अगर आप ये सब चीजें मानते हो तो P(E1) by E यानी कि ऐसा बच्चा जो कि हमारे पास में हॉस्टल में, जो कि हमारे पास में क्या बोला उसने? हॉस्टल में रहता है, मतलब कुल मिलाकर के ऐसा बच्चा जिसकी ए ग्रेड आई है पहले से पता है और वो हॉस्टल में रहता है, इस बात की प्रायिकता यानी कि बेस थ्योरम्स होने वाला क्वेश्चन है। और ये कैसे निकलेगा? फिर P(E1) इंटू में P(E)(E1) अपॉन में क्या आ जाएगा? टोटल प्रोबेबिलिटी, थ्योरम ऑफ टोटल प्रोबेबिलिटी से क्या लिखेंगे? P(E)(E1) प्लस में P(E2) इंटू में P(E)(E2) समझे? ठीक है, तो ये बेस प्रमेय पे क्वेश्चन है। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक हमारे पास में अनबायस्ड क्या है? डाई है, ठीक है ना, उसको उछाला गया और इवेंट ए हमारे पास में बात कर रहा है कि ऑड नंबर ऑन दी फर्स्ट रो, यानी कि पहली उछाल पर विषम संख्या आना, और हमारे पास में इवेंट बी बात कर रहा है ऑड नंबर ऑन दी सेकंड रो, यानी कि सेकंड बार उछालने पर क्या आना भैया? विषम संख्या आना। चेक द इंडिपेंडेंस ऑफ द इवेंट ए एंड बी। तो अगर ए और बी हमारे पास में इंडिपेंडेंट इवेंट है यानी कि स्वतंत्र घटनाएं हैं, तो बेटा क्या होना चाहिए कि पी ए इंटरसेक्शन बी इक्वल होना चाहिए पी ए गुणित में पी बी के। तो आप लोगों को इनके सेट वेट बना करके दोनों निकालना है, फिर देखना है अगर दोनों आपस में बराबर आ गए तो आप कहेंगे कि ए और बी कैसे हैं? स्वतंत्र है, इंडिपेंडेंट है, नहीं तो फिर नहीं। फिर अगर बात करते हैं तो देखिए ये वाला क्वेश्चन आजकल बहुत ट्रेंडिंग में है और अधिकतर बॉक्स एग्जाम में पूछा जा रहा है, तो उसको जरूर लगा के जाना है कि ये पर्सन इज नोन टू स्पीक द ट्रुथ 3 out of 4 टाइम्स, यानी कि एक व्यक्ति है वो 4 में से 3 बार सत्य बोल रहा है, यानी कि एक बार झूठ बोल रहा है। ही थ्रोज अ डाई एंड रिपोर्ट्स दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन इट इज 6, कि उसने भैया एक पासा फेंका और उस पर नंबर आया वो 6 है, उसने बताया। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द नंबर अपीयरिंग ऑन द डाई इज एक्चुअली 6। अब आप बोलोगे कि मैम उसने बता तो दिया कि 6 है, तो ये क्यों बोल रहा है? क्योंकि वो 4 में से 3 बार झूठ भी तो बोल रहा है, हो सकता है झूठ बोल रहा हो, ना आया हो 6, है ना। तो ये वाला जो क्वेश्चन है बेटा ये बेस प्रमेय पे क्वेश्चन है। कहाँ पे बेस्ड क्वेश्चन है ये हमारे पास में बेस प्रमेय पे बेस्ड क्वेश्चन है, इसको जरूर लगा के जाना है। बहुत ही ज्यादा आईएमपी में कहूं कि इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और अधिकतर बोर्ड एग्जाम में आजकल ये वाला कैसा क्वेश्चन पूछा जा रहा है।
फिर इसके बाद में हमारे पास में देखिए ये जो क्वेश्चन है हमारे पास में कि इन हॉस्टल 60% स्टूडेंट्स रीड द हिंदी न्यूज़पेपर, 40% इंग्लिश न्यूज़पेपर एंड 20% बोथ। ठीक है, ए स्टूडेंट सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही रीड्स नीदर द हिंदी नॉर द इंग्लिश न्यूज़पेपर। तो देखो ये वाला जो क्वेश्चन है ना, ये हमारे पास में कहाँ के हैं, ये हमारे पास में कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से भी क्वेश्चन है। देखो कि यदि वह हिंदी का समाचार पत्र पढ़ता है, यानी कि हमको पहले से पता है, अगर मैं हिंदी को एस से ले लूं, कि यदि हमको ये पहले से पता है कि वो हिंदी का पढ़ता है, तो उसका अंग्रेजी का पढ़ने वाला भी होने की प्रोबेबिलिटी। तो ये कंडीशनल प्रोबेबिलिटी से हमारे पास में क्वेश्चन देखने को मिल रहा है। ठीक है, तो आपको ये जरूर लगाने हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। एक पासा एक बार फेंका जाता है, उस पर कम 2 अंक ना आने की प्रायिकता, मतलब वही है कि भैया 2 अंक आने की निकाल लो और 2 अंक ना आने की, यानी कि पूरा घटना हो गई, कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट हो गया। तो पी ए नोट कैसे निकालते हैं, 1 माइनस पी ए निकालते हैं। ठीक है, तो इसको इस तरीके से आप सॉल्व कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं कि एक द प्रोबेबिलिटी ऑफ सॉल्विंग ए पर्टिकुलर प्रॉब्लम independently by A and B are this. If both try to solve the problem independently, find the probability that the problem will be solved. तो ऐसे क्वेश्चन भी आपके एग्जाम में आ सकते हैं, इसको भी जरूर लगा के जाइएगा कि जब दोनों साथ में अलग अलग अगर प्रॉब्लम सॉल्व कर रहे हैं तो ये है, और जब वो दोनों साथ में मिलकर के प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं तो क्या प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी, इस बात की आपको प्रोबेबिलिटी निकालनी है। अब ये वाला जो क्वेश्चन है ना बेटा, ये कहाँ से आया है, ये बेटा मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी से आया है। कहाँ से आया है, मल्टीप्लीकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी, यानी कि प्रायिकता के गुणन नियम से ये वाला क्वेश्चन पूछा जा रहा है। वो बोल रहा है कि हमारे पास में 52 कार्ड्स की एक वेल शफल्ड डेक है, यानी कि ताशी गड्डी है। अब उसमें क्या हो रहा है कि हमको पहले 2 पत्ते जो हैं वो इक्के के और तीसरा पत्ता बादशाह के निकलने की प्रायिकता निकालनी है, यानी कि प्रोबेबिलिटी के पहले 2 पत्ते जो हैं हमारे पास में किसके, सॉरी इक्के के निकले, यानी कि एस, जिसको मैं ए से डिनोट कर रही हूँ, और तीसरा पत्ता बादशाह यानी कि किंग यानी कि के। तो ये आपको निकालनी है, ये कहां से, प्रायिकता का गुणन नियम, यानी कि मल्टीप्लिकेशन थ्योरम ऑफ प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। अगर बात करते हैं ये वाला, तो ये वाला क्वेश्चन मेरे ख्याल से रिपीट हो गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है, बच्चे वाला ही। ठीक है, अब एक पासा हमारे पास में है तो 3 का गुणज है, पासे को पुनः फेंका जाता है तो सिक्का उछाला जाता है, सिक्का पर टेल आता है, तो सशक्त प्रायिकता ज्ञात कीजिए। तो देखो सीधी सी बात है, उन्होंने पहले से बोल दिया कंडीशनल प्रोबेबिलिटी हम लोगों को निकालनी है, ये वाला क्वेश्चन जरूर लगा के जाएंगे। अब फिर हमारे पास में अगेन इंडिपेंडेंट इवेंट पे आधारित क्वेश्चन है कि भैया पीई इंटरसेक्शन एफ आप निकालेंगे, बराबर हो जाएगा पी इंटू में पी एफ के, तो फिर वो इंडिपेंडेंट है, अदरवाइज नहीं है। ठीक है, ये वाला क्वेश्चन भी आप लोगों को बढ़िया तरीके से लगाना है। इसके बाद में हमारे पास में देखो अगेन ये वाला क्वेश्चन उस तरीके का ही तो आ गया। हाँ, ये क्वेश्चन जो है हमारे पास में क्या हो गया है, रिपीट हो गया है। तो मैं लिख देती हूँ कि रिपीट हो गया है। ये हिंदी और इंग्लिश में ऑलरेडी आपको पीछे दिया गया है, कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का ये क्वेश्चन। ठीक है, तो इस तरीके से आपके चैप्टर नंबर 1 से लेकर के चैप्टर नंबर 13 तक के मैंने पूरे के पूरे आपको क्या बता दिए, ये आईएमपी क्वेश्चंस बता दिए। तो अपनी तैयारी में आप इन इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को भी शामिल कर लीजिएगा। देखिए मैथमेटिक्स में कोई भी ये नहीं कह सकता कि भैया एग्जैक्टली यही क्वेश्चन आ जाएगा एग्जाम के अंदर, क्योंकि गणित में काफी सारी संभावनाएं होती हैं किसी क्वेश्चन को अलग तरीके से पूछने की। अब अगर मैं आपको बोल रही हूँ कि भैया यही क्वेश्चन आ जाएगा, मान लो इसी की बात कर लेते हैं। ठीक है, अब एग्जाम में आपके पास में 60% की जगह 70% आ गया है ना, 40% की जगह 50% आ गया। यहाँ पर उसने मान लो पूछा था कि ना तो हिंदी ना ही अंग्रेजी, हो सकता है एग्जाम में वो पूछे ना हिंदी लेकिन अंग्रेजी तो है। समझ रहे हैं, क्योंकि मैथमेटिक्स में आप लोगों को फॉर्मूला पे, मेथड पे कमांड करनी है। बच्चों से मैं हर बार कहती हूँ रटना नहीं है। एग्जाम का लेवल हो सकता है कि आएगा इसी के आसपास, मॉडल पेपर आपका जो रिलीज करती है गवर्नमेंट, उसके आसपास ही पेपर बनता है, सारे क्वेश्चन वहां के इंक्लूड किए हैं, लेकिन एग्जैक्टली क्वेश्चन भैया जाएगा ऐसा नहीं होगा, उसके आसपास का क्वेश्चन बिल्कुल आएगा। आप लोगों को मेथड फॉर्मूला पे कमांड करनी है। तो बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम। 25 फरवरी को बढ़िया तरीके से मैथमेटिक्स का एग्जाम देके आना है। टाइम मैनेजमेंट जरूर करना है, ताकि आपका जो टाइम ड्यूरेशन दे रखी होती है पेपर को सॉल्व करने की, उसमें पूरा पेपर कंप्लीट हो। फालतू टाइम वेस्ट किसी भी चीज में नहीं करना है। 1 मार्क के क्वेश्चन जल्दी फटाफट से खत्म कर लेने हैं और फिर अपने को फिर आगे वाले क्वेश्चन 2, 3, 4 मार्क के क्वेश्चन पर बढ़ जाना है। ठीक है, उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारे लेक्चर जो हमने दिए हैं आपको इस टाइम पीरियड में वो बहुत ही ज्यादा यूजफुल लगेंगे। कल आप लोगों की जो क्लास आने वाली है वो ऑल ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस की क्लास आने वाली है। इसमें पूरे 1 से लेकर के 13 चैप्टर्स के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपसे डिस्कस किए जाएंगे। वो भी हिंदी और इंग्लिश दोनों मीडियम के बच्चों के लिए होने वाली है, उसको जरूर देखिएगा। उसमें सारे के सारे एनसीईआरटी के क्वेश्चंस भी हम लोग आपके कवर करने वाले हैं। ठीक है, चलिए तो मुलाकात होगी अब आपसे 25 फरवरी वाले दिन। हो सकता है कि मैं आऊं, तो फिर आपसे मुलाकात होगी किसी और लेक्चर में। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच।